हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण या प्रक्रिया के बारे में। अभी तक हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान के तत्व क्या हैं, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, विशेषताएं, इन सभी विषयों के पर अध्ययन किया है। आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया के बारे में। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस हेतु वैज्ञानिक को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु अध्ययनकर्ता को कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यही क्रमबद्ध तरीका वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया गया व्यवस्थित ज्ञान, उस व्यवस्थित ज्ञान को ही हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से शोध कार्य के लिए प्रयोग में लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यह क्रमबद्ध तरीका क्या है। इस संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और इन सभी में एक विचार समाज वैज्ञानिक पीवी यंग का भी, जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों को 6 भागों में बांटा है। प्रथम है अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव, अर्थात सबसे पहले हमें जो भी शोध कार्य करना है उस शोध कार्य से संबंधित जो हमारी समस्या है, यहाँ समस्या तात्पर्य कोई प्रॉब्लमेटिक या कोई नेगेटिव अर्थ नहीं है, बल्कि हम जिस जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी भी घटना का अध्ययन करना चाहते हैं, वह हमारी अध्ययन की समस्या होगी। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि हम समस्या का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। इसके संबंध में हमें थोड़ा बहुत अगर पूर्व ज्ञान है वो अच्छा रहता है। फिर एक आवश्यकता होती है कि इस समस्या का चुनाव तो हमने कर लिया, किंतु अध्ययन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब हम अपने मस्तिष्क में अनेक प्रकार की कल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। उन्हीं को हम वैज्ञानिक भाषा में प्राकल्पना कहते हैं। तो दूसरी आवश्यकता हमारी है कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण करना। कार्यशील से तात्पर्य कि हम किसी भी प्राकल्पना को निर्मित करते समय इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि वह प्राकल्पना वास्तविक रूप में फलीभूत होती हो। कोई आदर्शात्मक प्रकार की प्राकल्पना हमें निर्मित नहीं करनी चाहिए। प्राकल्पना हमारा वह टूल है जिसके सहारे ही हम किसी भी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक निश्चित मार्ग को अपनाते हैं। इसलिए प्राकल्पना का निर्माण करते समय भी हमें बहुत
ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्राकल्पना जिन तथ्यों के मध्य संबंधों को जोड़ने हेतु निर्मित हुई हो वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो। तीसरा चरण, प्राकल्पना का निर्माण तो हमने कर लिया, किंतु प्राकल्पना के निर्माण के पश्चात जरूरत होती कि हमें अध्ययन के लिए कौन सी प्रविधियाँ या यंत्र ज़्यादा उपयोगी होंगे। अब कौन सा यंत्र या प्रविधि हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी होगी, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस प्रकार की यदि घटनाओं का अध्ययन पूर्व में हुआ है तो उनका भी हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। उस अध्ययन में आने वाली समस्याओं से हम अवगत हो जाएंगे और यदि हम उन गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे तो हमारा अध्ययन सरलता के साथ पूरा हो सकता है। तो इसलिए प्राकल्पना से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमें निश्चित वैज्ञानिक प्रविधियों को चुनना बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा जो हम तथ्यों का संकलन करते हैं उनको हम लेखबद्ध करते हैं। जैसे हमने अगर अनुसूची यंत्र का प्रयोग किया तो हमें अनुसूची में जो जो सूचनाएं मिलेंगी उन्हें हम लेखबद्ध करेंगे। उनमें कुछ विशेष तथ्यों को एक जगह रखेंगे। ऐसे अगर हमें प्रश्नावली उपयोग में ली तो प्रश्नावली द्वारा प्राप्त तथ्यों को हम आलेखित करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि हम कौन सी अध्ययन प्रविधि का प्रयोग अपने अध्ययन में कर रहे हैं उसी के आधार पर हम तथ्यों को एकत्रित करेंगे और उन्हें लेखबद्ध करेंगे। तत्पश्चात तथ्यों का वर्गीकरण की बात आती है। जैसे हमने पहले भी अध्ययन किया है कि किसी भी शोध कार्य में हम पर तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती हैं। अनेक ऐसे तथ्य सामग्री भी होती हैं जो हमारे अध्ययन से संबंधित नहीं होती। फिर भी क्योंकि अध्ययन के दौरान हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है हम एक बार आवश्यक रूप में उसे एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि हम समझ जिज्ञासाओं को शांत करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी प्राकल्पना से संबंधित जो तथ्य हैं हम उन्हीं को वर्गीकृत करते हैं और विभिन्न वर्गों में बांटकर उनके बीच परस्पर संबंधों को जांचने का प्रयास करते हैं। तथ्यों के वर्गीकरण के पश्चात आवश्यकता है वैज्ञानिक सामान्यीकरण या किसी सिद्धांत निर्माण की। यदि हमारे तथ्यों के बीच में कुछ निश्चित संबंध दिखाई देते हैं जिनके आधार पर हम यह कहने में समर्थ होते हैं कि इस कारण से ये घटना इस रूप में घटित हो रही है। जैसे कि मान लो हमने शिक्षा और अपराध के बीच एक प्राकल्पना निर्माण किया कि क्या
शिक्षा आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देने का कारण है, और जब हम तथ्यों का वर्गीकरण करने के उपरांत यह पाते हैं कि जहाँ जहाँ शिक्षा का ज़्यादा विकास हुआ वहाँ वहाँ अपराध बढ़े हैं, तो ये कहने में हम समर्थ हो जाते हैं, एक सामान्य नियम सा बनता है कि शिक्षा और अपराध परस्पर जुड़े हुए हैं। और यदि हम इस नियम का परीक्षण पुनर्परीक्षण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समयों पर करें और हर बार यही पाएं कि सभी जगह ऐसा देखने को मिलता है, तो वो एक सिद्धांत के निर्माण में सहायक हो जाता है और हम उसके आधार पर भविष्यवाणी करने में भी समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों के माध्यम से एक व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान जो कि किसी भविष्यवाणी को करने में समर्थ होता है। धन्यवाद।